एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज धौलपुर। आज बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य की कक्षा में रीतिकाल की मूल प्रवृत्तियों को पढ़ते हुए हम उसकी सौंदर्य भावना का वर्णन करेंगे। तो देखा गया है कि कभी कभी जब हम किसी व्यक्ति, किसी चित्र, किसी दृश्य को देखते हैं तो हमारे मुख से अचानक निकल जाता है कि वाह कितना सुंदर है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में जहाँ जहाँ आकर्षण है, सुखद अनुभूति है, वहाँ वहाँ हम स्वतः ही अपने आप उसकी ओर झुक जाते हैं। अतः सौंदर्य के मूल में आनंद का भाव है और यह आकर्षणायुक्त होता है। अतः जो वस्तु या स्थिति अपने साहचर्य से हमें आत्मविभोर कर दे, डुबो दे, वही सुंदर कही जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें हमें सुखद अनुभूति होती है वही सुंदर है और उसमें सौंदर्य के तत्व विद्यमान हैं। सौंदर्य अनेक बार चक्षुग्राह्य, कर्ण, नासिका, कपोल, नेत्र, स्तन व स्पर्श आदि के माध्यम से भी प्राप्त होता है। रीतिकाल के कवियों ने हाव भाव, हेला, सात्विक अनुभाव आदि की दृष्टि से मुखमंडल को महत्वपूर्ण नहीं कहा, बल्कि रीतिकाल में प्रेम व्यापारों को व्यक्त करने के लिए आँखों की प्रेमोद्दीपक क्रियाओं का वर्णन किया है। नासिका, भवें इत्यादि की चेष्टाओं का भी उपयोग किया गया है। देव ने देखिए मुख को अमृत का धाम मानकर कहा, क्या कहा? सदन सुधा को सौ बदन, सदन सुधा को सौ बदन, वसुधा को सुख, क्षोभ्यो छवि सुधा को मदन उमग्यो पैर। मुख पर पड़ी टेढ़ी लट यौवनोचित गुणों में सौकुमार्य का वर्णन संख्या में बहुत अधिक हुआ है। स्पर्श के ना सहने योग्य कोमलता ही सौकुमार्य है। उत्तम, मध्यम, अधम, जिसको पुष्पादि का संस्पर्श भी असह्य हो, वह उत्तम सौंदर्य है। और इसके उदाहरण इस काल की कविताओं में भरे पड़े हैं। इन सबको यदि देखा जाए और निचोड़ निकाला जाए तो रीतिकाल को केवल शरीर का काल कहते हैं, किंतु मतीराम ने कहीं कहीं मन के भी सौंदर्य की ओर संकेत किया है। जहाँ जहाँ यह संकेत मिलता है वहाँ वहाँ कविता खिसक कर वर्तमान युग के हृदय के पास पहुँच जाती है।
अतः हम कह सकते हैं कि रीतिकाल की कविता में प्रचुरता तो स्थूल सौंदर्य निरूपण की रही, किंतु अनेक स्थलों पर सौंदर्य चेतना के सूक्ष्म मनहरण और मन भावन चित्र भी मिलते हैं। ऐसे चित्र उतारने में देव घनानंद को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। अब आगे बढ़ें तो मूल प्रवृत्तियों में नारी भावना पर दृष्टिपात करते हैं। नारी भावना के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य में प्रकृति का चित्रण जितना गंभीर और विस्तृत मिलता है, उतना ही नारी सौंदर्य का चित्रण गंभीर और आकर्षण है। रीतिकालीन कवियों की वृत्ति जितनी नारी सौंदर्य में रमी है, उतनी पुरुष आदि सौंदर्य में नहीं। सभी कवियों ने नायिका के नक्शिक का वर्णन विविध रूपों में किया है। रूप वर्णन की यह प्रवृत्ति रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। वासना के साथ साथ साहित्य प्रेमानुभूति की गहराई भी दिखाई देती है। और रीतिकालीन कविता के अंतर्गत नारी पुरुष के रति भाव का आलंबन मात्र बनकर, रति भाव श्रृंगार का ऐसा लगता है कि आलंबन मात्र बनकर रह गया है। इसके अतिरिक्त इसका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। सामाजिक अस्तित्व है, ऐसा कविताओं में से नहीं पता लगता। रीति मुक्त कवियों में घनानंद के स्वच्छंद प्रेम से परिपूर्ण कवित्वों और सवैयों में सुजान से मिलने की जो आतुरता और तड़पन दिखाई देती है, किंतु उसका कोई सामाजिक रूप वहाँ पर वर्णित नहीं है। और यही स्थिति रीतिबद्ध कवि देव, मतिराम आदि के काव्य की है। कृष्ण की श्रृंगारकालीन राधा मात्र नायिका है। ब्रज प्रदेश के गांवों में सामाजिकों के बीच उसकी कोई भूमिका दिखाई नहीं देती। इन सब बातों के निचोड़ में यदि देखा जाए तो रीतिकालीन कवियों की नारी भावना जो है वो मर्यादित नहीं कही जा सकती और ना ही उसे कोई और अच्छा नाम दिया जा सकता है। अतः नारी के प्रति सामंतीय दृष्टि रही है और ऐसा लगता है कि ना केवल कवि की अपितु पूरा समाज नारी को मानो वासना पूर्ति का ही माध्यम मानता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक टिप्पणी देखिए। उन्होंने कहा कि रीतिकाल में नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इन कवियों की दृष्टि में कुछ भी नहीं, वह तो केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र भर है। तो ये हुआ आपका रीतिकाल की मूल प्रवृत्तियाँ, और कल हम रीतिकाल की ही गौण प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ाएंगे।
मूल प्रवृत्तियों के बाद गौण प्रवृत्तियाँ। ठीक है, धन्यवाद।